तो हम स्टार्ट कर रहे हैं केस स्टडी नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है हमारे से, द एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय टीपीएल विद द लोकल सप्लायर नियर बनसकथा विल बी टर्म्ड एज। तो एग्रीमेंट चेक करते हैं टीपीएल कंपनी ने कैसा एग्रीमेंट करा है लोकल सप्लायर के साथ। तो टीपीएल ने लोकल सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट करा है, टीपीएल एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद लोकल सप्लायर दैट ऑल मटेरियल एंड मैन पावर रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाना है, तो ये लोकल सप्लायर को बोल रहे हैं कि तू सप्लाइड करेगा सिर्फ हमें, रॉ मटेरियल सप्लाइड वर टू ओनली टू देयर कंपनी नॉट टू एनी अदर पार्टी। आपने सिर्फ हमें माल बेचना, किसी और को नहीं बेचना। बेसिकली मैं सप्लायर्स को क्या बोल रहा हूँ कि तुमने सिर्फ हमारे साथ डीलिंग करनी है, किसी हमारे अलावा किसी और के साथ डीलिंग नहीं करनी, तो ये हम तुम्हारे से परचेज करेंगे, नहीं तो नहीं करते। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, सप्लायर्स के साथ रिफ्यूज़ल टू डील एग्रीमेंट कर रहे हैं कि तू हमारे अलावा किसी और के साथ डील नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिफ्यूज़ल टू डील। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द डिपॉजिट मेड बाय रमेश विद द कंपनी फॉर हिज नॉमिनेशन एज ए डायरेक्टर एंड द रिफंड मेड टू हिम विल अमाउंट टू। इस क्वेश्चन में रमेश कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो डायरेक्टर बनने से पहले वो नॉमिनेशन फीस जमा करवा रहा है और वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। और वो फॉरेन कंपनी के अंदर वो बनना चाहता है, चलो कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहता है, पैसे उसके वापस आ जाएंगे। तो ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है आपकी, और साफ साफ पता चल रहा है आपकी, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में तो कवर हो नहीं रही। आपकी कोई एसेट्स तो क्रिएट हो नहीं रही, ये पैसे आपने डिपॉजिट करवाए और वो आपको वापस मिल जाएंगे। चलो हमारा आंसर आ जाएगा बी, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नॉट रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आपको आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हाउ मच अमाउंट ऑफ एडिशनल रेमिटेंस कैन बी मेड टू जे विदाउट रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। जे ने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पैसे विड्रॉवल करें, रेमिटेंस करें, चेक करते हैं कितने करें। तो सबसे पहले इसने $80,000 विड्रॉ कर रहे हैं स्टडी के लिए, और 1.4 लाख रुपये, $1,40,000 वो पहले ले चुका है। जे ने $80,000 विड्रॉवल कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, और $1,40,000 वो पहले विड्रॉ कर चुका है, तो 2,20,000 हो गए। फर्दर 30,000 इसने और रेमिट कर लिए उसके फादर ने उसके लिए मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए। तो मतलब 2.5 लाख टोटल इसने टोटल 2.5 लाख अपने को अलाउड होते हैं लिबरलाइज स्कीम के अंदर, और 2.5 लाख ही इसने रेमिट कर लिए। तो इसके अलावा कोई और अगर इससे ऊपर करता है तो उसको अप्रूवल की ज़रूरत है। तो अपने से क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट ऑफ एडिशनल रेमिटेंस कैन बी मेड। बिना अप्रूवल के वो कितना कर सकता है, बिना अप्रूवल के तो वो जीरो ही कर सकता है। और यहाँ पे अगर विदाउट अप्रूवल ना लिखा आता तो फिर तो वो कितना भी कर सकता है, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, तो वो कर ही सकता है। लेकिन 2.5 लाख तक उसको कोई अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं होती, और 2.5 लाख ऑलरेडी वो इंकर कर चुका, रेमिटेंस कर चुका। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, नील। Whether the property held in the name of mother by Suresh is considered as a benami transaction। चेक करते हैं उसने क्या गड़बड़ कर दी। सुरेश bought a property जॉइंट ओनर है विद हिज मदर। अब मदर के साथ आप जॉइंट ओनर में तो खरीद ही सकते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मदर के साथ, फादर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप उनके साथ जॉइंटली, ओके, आपको जॉइंट नेम से प्रॉपर्टी खरीदनी है, फिर आप बेनामी ट्रांजेक्शन में नहीं फंसोगे। तो इसने तो जॉइंटली खरीदी है, तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन है ही नहीं। हमारा आंसर आ जाएगा नो। उसने पूछा था क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है, बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विद इन वट पीरियड एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ अनस्पेंड फॉरेन एक्सचेंज रिप्रेजेंटिंग इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स मिस्टर जे शील रिटर्न टू अथराइज डीलर। क्या है कि आपके पास कुछ फॉरेन करेंसी अनस्पेंड अमाउंट बच गए थे नोट्स, और फेमा के अकॉर्डिंग आप 2,000 नोट अपने पास रख सकते हो, $2,000 आप अपने पास रख सकते हो, बाकी पैसे आपको 180 दिन के अंदर रिटर्न करने होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर उसके पास कितने पैसे बच के चेक करते हैं आप। ये रहा, फ़ॉरेन में घूमने गया था, वहाँ से पैसे, वहाँ से जब वापसी आया और उसके बाद $10,000 बच गए थे, तो 10,000 में से 2,000 खुद रख लेना, 8,180 दिन के अंदर उसको वापस कर देंगे। हमारा आंसर 8,180 दिन, बी आंसर मैच हो गया हमारा। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट प्रोसीजर कुड हैव बीन followed by Competition Commission of India on receipt of complaint from one of the real estate company to conclude that agreement entered into by KPL was anti-competitive in nature। इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ कंपनीज ने, रियल एस्टेट कंपनीज ने सीसीआई के पास एक अपील डाल दी, कंप्लेंट डाल दी कि इनके अंदर जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट कंपटीशन को डाल दी उन्होंने कि वो एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है इसका। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब कोई भी कंप्लेंट आती है तो वो फर्दर इंक्वायरी करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाता है। इसका सेक्शन 26 और 27 के अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर पूछा है अपने से, सेम टू सेम अपने को छापना है बस। चलते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या करता है उसके अंदर, फिर भी मैं आपको पढ़वा देता हूँ, वैसे अपने को सेम टू सेम लिखना है बस।
सेक्शन 26 है कंपटीशन एक्ट का, प्रोसीजर वुड हैव बीन फॉलोड बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट से, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से, या फिर ऑन नॉलेज है, कहीं से भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो डीजी को डायरेक्ट कर देते हैं, भाई जा इन्वेस्टिगेशन कर इसकी। फिर डीजी क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट बना के जो भी उसको फाइंडिंग मिलती है वहाँ पे वो कमीशन को दे देता है। फिर कमीशन वो कॉपी कंसर्न पार्टी को दे देते हैं, और डीजी की रिपोर्ट के बेसिस पे अगर उसको लगता है कोई कॉन्ट्रावेन एक्चुअल में हुआ है तो फिर वो उसकी फर्दर इंक्वायरी करता है। फर्दर इंक्वायरी करता है, उसके बाद अगर उसको ऐसा कुछ मिलता है कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का वाकई कोई कॉन्ट्रावेंशन हुई है तो फिर वो जाके ऑर्डर पास करेगा, और वो ऑर्डर पास क्या करेगा, नल एंड वॉइड का बोल देगा, जो भी तुम्हारा ये एग्रीमेंट हुआ था ये इसकी नल और वॉइड है, ये कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है इस ऑर्डर की, और आगे से ये एग्रीमेंट आपको दोबारा एंटर नहीं करना। चलते हैं सेकंड पॉइंट, क्या पूछा उसने अब, whether the payment of commission amount to agent in the US by Ramesh and remittance by TPL for consultancy service to a consultancy firm in the US would require prior approval और RBI की अप्रूवल की ज़रूरत है। तो अगर आप ये जो इंडिविजुअल होता है, अगर कोई भी इंडिविजुअल, उसके ऊपर LRS की स्कीम होती है, एक इंडिविजुअल LRS स्कीम के अकॉर्डिंग $2.5 लाख बार स्पेंड कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो इंडियन का रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। और ऐसे ही अगर अदर देन इंडियन रेजिडेंट है, कोई भी अदर देन रेजिडेंट जैसे कि कंपनी है, तो उसके लिए अगर कंसल्टेंसी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है बाहर, कंसल्टेंसी फर्म को वो देना, आपने रेमिटेंस करना है कंसल्टेंसी सर्विस के लिए, तो आपको $1 करोड़ अलाउड होते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो आपको $1 करोड़ अलाउड होते हैं। और इस क्वेश्चन के अंदर अभी अपन ने देखा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसने करा था। चलो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसने कितने लिए। ये रहा पॉइंट अपने पास, जे ने कॉन्टैक्ट करा था कंसल्टेंसी फर्म के साथ, और जिसमें 20 लाख अपनी डॉलर की बात हुई थी, लेकिन अपने रेमिटेड सिर्फ $12 लाख ही करे हैं, और अपने को तो $1 करोड़ अलाउड है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अपने को $1 करोड़ अलाउड है, ये तो विद इन द लिमिट है। और दूसरा उसने पूछा था रमेश ने करा है, तो हम ना पहले ये चेक करेंगे कि रेजिडेंट है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, जो रमेश है वो पिछले 7 साल से यूएस में रहता है। अब पिछले 7 साल से यूएस में रहता है, वो यहाँ पे आया था बस अब कोई काम के लिए आया था, कंपनी का काम करने के लिए इंडिया में आया था इस बार, तो वो तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। जब कोई पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है तो फिर तो अपनी LRS स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं होती, फिर तो अपने को ये देखना ही नहीं है। और इसने हमारे से पूछा था कि ये 2 ट्रांजेक्शन के लिए क्या उसको प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत है, तो अपने को तो प्रायर अप्रूवल लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो रमेश है वो हमारे इस क्वेश्चन में रेजिडेंट ही नहीं है। और जो TPL कंपनी की हमारी बात हुई थी, TPL कंपनी तो विद इन द लिमिट ही काम कर रही है, तो हम इसका आंसर एक बार अपना चेक कर लेते हैं 6 का भी। In the given case, Ramesh is settled in US for past 7 years. His residential status चेक करें तो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। अब रूल एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो हमारे को तो RBI की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और USD अपने पास $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट अलाउड होते हैं, और इन द गिवन केस में 12 लाख ही करें, विद इन द लिमिट है, RBI की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, वेदर द पेमेंट मेड टू रमेश ऑन द विजिट टू इंडिया फॉर द कंपनीज वर्क रिक्वायर एनी परमिशन ऑफ RBI। अब कोई भी बंदा बाहर से आता है तो आप उसके ऊपर कुछ खर्चे कर सकते हो, वो खर्चे अलाउड होते हैं आपको, और उसमें आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। दिखाता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन के अंदर ना वो बाहर से आया रमेश, तो उसके ऊपर अपने कुछ खर्चे करें, अगर सेवा अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दैट रूल्स रेगुलेशन जनरल और स्पेसिफिक परमिशन ऑफ RBI, नो पर्सन शैल मेक एनी पेमेंट क्रेडिट एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर। बस बट RBI ने ना कुछ जनरल परमिशन दे रखी है, अपने को परमिट कर रखा है कि कोई भी बंदा जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है वो पेमेंट कर सकता है इंडियन रुपीज़ के अंदर, कुछ केसेस के अंदर। ए कंपनी और रेजिडेंट इन इंडिया में मेक पेमेंट इन द रुपीज़ टू इट्स नॉन होल्ड टाइम डायरेक्टर हु इज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। जो बंदा बाहर रह रहा है, नॉन होल्ड टाइम डायरेक्टर है, वो विजिट करने आता है इंडिया के अंदर, आप उसको सीटिंग फीस दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, रेमिनेशन दे सकते हो, ट्रैवल एक्सपेंसेस कर सकते हो। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने उसके ऊपर कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस करें, तो ट्रैवल एक्सपेंसेस करें इंडियन रुपीज़ में करें, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन परमिशन फ्रॉम RBI फॉर रेमिनेशन पेड टू रमेश अलॉन्ग विद रियम्बर्समेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। ट्रैवल के खर्चे, सिटिंग फीस, आने जाने, मतलब आप खर्चा कर सकते हो, उसके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 का B पॉइंट में क्या पूछा अपने से, वेदर होल्डिंग और सेलिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय रमेश इज वैलिड एज पर द प्रोविजन ऑफ FEMA, वेदर रमेश कैन रिपेट्रिएट द सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया में होल्ड कर सकता है, ओन ट्रांसफर इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन करेंसी सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया प्रोवाइडेड इफ सच करेंसी सिक्योरिटी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ही वाज। अब वो जो प्रॉपर्टी है ना वो होल्ड तभी कर सकता है अगर वो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर्ड करी थी जब वो इंडिया में रहता था, या वो इंडिया से उसको इनहेरिटेड हुई है, उसके पापा से, उसके दादाजी से, ठीक है, तो वो होल्ड कर सकता है। इन द गिवन केस प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड बाय मिस्टर रमेश व्हेन ही वाज स्टेइंग इन इंडिया। अब वो जब इंडिया में थे ना तो उसने क्या करी थी, प्रॉपर्टी खरीद ली थी, उसके बाद वो बाहर चला गया। अब पिछले 7 साल से वो US में रह रहा है, पिछले 7 साल से US में रह रहा है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया तो वो है, ठीक है। तो NRI और OCI
होल्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पर, प्रोवाइडेड कि वो प्रॉपर्टी उनकी या तो इनहेरिटेड हो या फिर वो जब वो यहाँ पे इंडिया में रहते थे तब खरीदी थी, तब वो प्रॉपर्टी तब इसी केस में आप प्रॉपर्टी को बेच कर रिपेट्रिएशन कर सकते हो, अदरवाइज आपको रिपेट्रिएशन अलाउड नहीं होता। फर्दर कहते हैं एक्वायर एनी मोर प्रॉपर्टी इन इंडिया, अगर आप कोई परचेज भी करना चाहते हो ना, परचेज भी करना चाहते हो तो आपको परचेज करनी है जो अदर दैन प्लांटेशन एक्टिविटी होनी चाहिए, बाय वे ऑफ गिफ्ट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, ट्रांसफर एनी इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। और अगर आपको इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है ना तो वो सिर्फ आप इंडिया के बंदे को कर सकते हो। तो रमेश ने ट्रांसफर करी है इमोबल प्रॉपर्टी, वो कोई दिक्कत नहीं है, बेच सकता है, उसने वो प्रॉपर्टी तब खरीदी थी जब वो इंडिया में रहता था। और फिर आप रेगुलेशन 8 लिख देना, रेगुलेशन 8 में वो 3 कंडीशन होती हैं, वो सारी की सारी छाप देना। इमोबल प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड बाय हर सेलिंग इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अमाउंट रिपेट्रिएट करेगा डज नॉट एक्सीड अमाउंट पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन द फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। और इन केस अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रिपेट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड रिस्ट्रिक्टेड टू नॉट मोर देन 2 सच प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप 2 से ज़्यादा नहीं बेच सकते, और रिपेट्रिएट करो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। रमेश कैन रिपेट्रिएट द सेल प्रोसीड ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया विच हैड एक्वायर्ड व्हेन ही वाज ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो अपने को याद नहीं करनी, बस थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा कोई पॉइंट है, याद नहीं करने अपने को। चलो अगला 8th क्वेश्चन क्या कहते हैं अपना, whether Mr. J can claim a refund of the amount paid for unit allotted to him in light of the provision of RERA। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब जेकन इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, ये एक अलॉटी था, इस अलॉटी को ना प्रोजेक्ट अपना पसंद नहीं आया था, पूरा नहीं कर पाया था, प्रमोटर ने ना काम पूरा नहीं करा था। अब एक अलॉटी था जेकन, तो वो कहता था मेरे को तो पैसे वापस चाहिए, तो वो पैसे वापस मांग सकता है। रेरा एक्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर आपका प्रमोटर पूरा काम ना करके दे आपको, या किसी भी कारण उसका काम पूरा नहीं होता, तो अलॉटी के पास राइट होता है, वो अपना रिफंड क्लेम कर सकता है। एज पर द सेक्शन प्लान आपका काम पूरा नहीं होता तो आप अपने पैसे रिफंड कर सकते हो। रिफंड का सेक्शन 18 होता है रेरा एक्ट के अंदर, वो पूरा का पूरा अपने को लिखना है यहाँ पे। वही 3 पॉइंट होते हैं उसके अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। कंप्लीट अनेबल टू कीप पोजेशन ऑफ द अपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद, या फिर डिसकंटिन्यू हो गया, उसका बिजनेस बंद हो गया, तो वो लाइबल हो जाएगा अलॉटी को पैसे देने के लिए विद इंटरेस्ट, उसको पैसे सारे के सारे वापसी देने पड़ेंगे अलॉटी को। और अगर अलॉटी विड्रॉ नहीं करना चाहता, ही शैल बी पेड बाय द प्रमोटर इंटरेस्ट ऑफ एवरी मंथ ऑफ डिले, जितना डिले होता जाएगा विद इंटरेस्ट उसको आपको पैसे देने होंगे। उसके बाद कहता है प्रमोटर शैल कंपनसेट द अलॉटी इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइटल, प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन मैनर, वो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और सबसेक्शन शैल नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। डिफेक्टिव, अगर आपके टाइटल में डिफेक्टिव होता है ना, जो मैंने आपको रेरा में भी बताया था पूरे क्लास में, और अगर आपके डिफेक्टिव टाइटल में डिफेक्टिव है तो इसके ऊपर तो लिमिटेशन ही नहीं लगती, आपकी टाइम पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं होती। कभी भी अगर आपको लगा आपने रेरा एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी है 10 साल 20 साल 30 साल बाद आपको लगता है कि टाइटल ही आपके नाम पे नहीं था, प्रमोटर के नाम पे, और उसने नकली कागज बना के आपको दे दिया, तो 30 साल बाद भी आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो। स्ट्रक्चरल और अदर डिफेक्ट के लिए आपको 5 साल के लिए 5 साल दिए जाते हैं आपको, लेकिन अगर टाइटल में डिफेक्ट होता है ना तो लाइफ टाइम आप उसको कभी भी बोल सकते हो। इफ द प्रमोटर फेल टू डिस्चार्ज एनी अदर ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड ऑन हिम अंडर द एक्ट रूल्स रेगुलेशन, he shall be liable to pay such compensation to allotee in the given case it is appear promoter is not able to adhere to requirement। allotee काम पूरा नहीं करके दे रहा था, allotee कहता है मेरे को तो पैसे चाहिए, अब आप उसको मना नहीं कर सकते, विद इंटरेस्ट आपको उसके पैसे वापस देने पड़ेंगे। एट का भी आता है प्रोस्पेक्टस इशू बाय द प्रोमोटर सुरेश शुड कंटेन सर्टेन इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय रेरा 2016। रेरा के अंदर जब भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको वेबसाइट एड्रेस डालना होता है, ताकि अलॉटी अपना उसके ऊपर अपडेट रहे पूरा, और आपको वो चेक करता रहे तुम्हारा कितना कितना काम हो गया, कितना रह गया, ठीक है। तो बस एक ही लाइन का आंसर है। व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल विद सुरेश अगेंस्ट द कन्फिस्केशन ऑर्डर फॉर प्रॉपर्टी पास्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ऑल टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय सुरेश। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, ये क्या है, आपकी ऑर्डर की जो प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट कर ली है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, तो सुरेश के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब तेरी प्रॉपर्टी या कन्फिस्केट होगी तो तू अपील लगा दे ना, अपील लगा दे 45 दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल को, वो वाला सारा बता देंगे इसके अंदर, अपीलेट ट्रिब्यूनल को बता देगा, रूल 10 होता है इसके अंदर, वो भी लिख देंगे इसके अंदर। चेक कर लेते हैं इसने क्या क्या करा है। सेक्शन 46 है प्रोविजन ऑफ बेनामी एक्ट का, अगर आपको अपील अग्रीड हो जाते हो तो अग्रीड है तो 80 कॉपी लगा दो 45 दिन के अंदर, वो वाली बातें की सारी। 45 दिन के बाद भी आप हियर कर सकते हो, सफिशिएंट रीजन देता तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रूल 10 लिख दिया इसने, फॉर्म नंबर 3 होता है इसका, और इसके ऊपर 10,000 रुपये की फीस होती है। यहाँ पर हमारी केस स्टडी खत्म होगी।